That is, 12-year-old girl presented to our clinic with a chief complaint of trismus a few months ago. She noticed a bulge in the left max gingiva and trismus. There was no spontaneous pain, but pressure pain was felt. Histopathological findings revealed proliferating oval to spindle-shaped cells with hyperchromatic nuclei and higher nuclear cytoplasmic ratio arranged in a fascicular pattern and frequent mitotic figures. Immunohistochemical stains show positive for Desmond and MyoD1. What is your diagnosis? How will you proceed this case? What will be your treatment plan? Tell about round cell tumor in maxillofacial region. ठीक है. So number one, what is your diagnosis? It is basically rhabdomyosarcoma. ठीक है, जो ये आपका है, क्या कहते हैं, आपका जो डायग्नोसिस है दैट इज रेप्टोमायोसार्कोमा. इसके अंदर आप प्रोविजनल डायग्नोसिस की नहीं देंगे, डेफिनेटिव डायग्नोसिस, बिकॉज आपको हिस्टोपैथी भी बता दिया और इम्यूनो हिस्टोकेमिकल स्टेन्स भी बता दिए. तो अब आपको यहाँ पर डेफिनेटिव डायग्नोसिस देना है, एंड आर डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज रेप्टोमायोसार्कोमा. रेप्टोमायोसार्कोमा इज बेसिकली स्केलेटल मसल सार्कोमा है. आपको पता है इसके अंदर आपको स्पिंडल सेल्स नजर आते हैं, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स इसके हैं, ठीक है, जो कि जिनका ये सार्कोमा है. मोस्ट कॉमन सार्कोमा है चिल्ड्रन में, ठीक है, लेस देन 20 ईयर्स की एज में ज़्यादातर पाया जाता है, जो आपका एम्ब्रियोनल है या आपका एव्यूलर है. ठीक है, ये ज़्यादा इसके सबसे मोस्ट कॉमन इसके टाइप्स हैं और ये आपको लेस देन 20 ईयर्स में पाया जाता है आपको. ठीक है, 75% हेड एंड नेक एरिया के अंदर मिलता है आपको. 4 इसकी टाइप्स हैं. ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको बेसिकली रिकेजियो का बता रही हूँ, ठीक है, वहीं से मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं. 4 इसके टाइप्स हैं, एम्ब्रियोनल, एव्यूलर, अनडिफरेंशिएटेड एंड एनाप्लास्टिक. एम्ब्रियोनल की आगे आपकी 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 इज बोट्रियोइड एंड स्पिंडल, number 2 is spindle, and number 3 is NOS, that is not otherwise specified. यानी अगर बोट्रियोइड भी नहीं है और स्पिंडल भी नहीं है, उसके अंदर आपको नहीं समझ आ रही कि ये हिस्टोपैथोलॉजिकली, तो उसको NOS कह दिया जाता है, that is not otherwise specified. सेकंड जो टाइप है दैट इज एव्यूलर. इसके अंदर आपको क्लासिक फॉर्म मिलती है और सॉलिड फॉर्म मिलती है. इसके अंदर भी आगे डिफरेंस आपको बताती हूँ. सो बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स में जब आप आएंगे तो फर्स्ट डिकेड, जैसे इसके अंदर जो है आपको ये पता चल रहा है कि ये पेशेंट जो है आपका 12-year-old गर्ल है, तो ये आपकी ज़्यादातर एम्ब्रियोनल में आती है, क्योंकि फर्स्ट डिकेड मैंने आपको बताया उसके अंदर एम्ब्रियोनल होता है. 60% केसेस के अंदर मोस्ट कॉमन होता है. कॉमनली ज़्यादातर जो है वो मेल्स के अंदर है, रेयरली 45 ईयर्स ऑफ एज के बाद आपको नजर आता है. सेकेंड डिकेड के अंदर जो कॉमन है दैट इज एव्यूलर, दैट इज 20 to 30%. ठीक है, और फिर 4th 5th डिकेड के अंदर बाकी आपके नजर आते हैं. ठीक है, और रेयरली हेड एंड नेक के अंदर 4 डिकेड के बाद आपको ये सार्कोमा मिलता है. ठीक है, ये आपको ज़्यादातर यंग एज में मिलता है. पेनलेस, इन्फिल्ट्रेटिव, रैपिडली ग्रोइंग एक्सोफिटिक ग्रोथ होगी आपकी. ठीक है, जैसे कि इसके अंदर भी आपको क्लिनिकल फीचर्स में नजर आ रहा है. सबसे मोस्ट कॉमन साइट इसकी फेस है, ऑर्बिट है, नोज, पैलेट, मैक्सिलरी साइनस है. हिस्टोपैथोलॉजिकली एम्ब्रियोनल को अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको वेरियस एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ स्केलेटल मसल नजर आती है. अगर ज़्यादा अच्छा डिफ्रेंशिएटेड नजर आ रहे हैं रेप्टोमायोब्लास्ट, तो आप उसको कहते हैं कि वेल डिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियोनल रेप्टोमायोसार्कोमा. और पूरी डिफ्रेंशिएटेड में क्या होता है कि आपको रेप्टोमायोब्लास्ट कोई उसकी डिफ्रेंशिएशन नजर नहीं आती. इनफैक्ट सिर्फ राउंड ब्लू सेल हाइपर सेलुलैरिटी वाले सेल्स हाइपर सेलुलैरिटी नजर आती है विद मिक्सॉइड स्ट्रोमा. अच्छा, और इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन में जैसे इसमें भी लिखा हुआ है डेस्मिन और MyoD1 आपका जो है वो मायोजेन पॉजिटिव होता है अलॉन्ग विद द मसल स्पेसिफाइड एक्टिन. ठीक है, ये तीनों इसके इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन हैं जो कि इसमें पॉजिटिव नजर आते हैं. ठीक है, पर्टिकुलरली इन द रेप्टोमायोसार्कोमा. अच्छा, एव्यूलर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया क्लासिक है और सॉलिड है. क्लासिक टाइप के अंदर आपको पोरली डिफरेंशिएटेड राउंड सेल नजर आएंगे विद सेप्टा, और इसके अंदर जायंट सेल्स भी आपको नजर आते हैं. ठीक है, जो आप इसके अंदर स्विमिंग सेल्स की पर्टिकुलरली आपको एक पिक्चर नजर आती है हिस्टोपैथोलॉजी में. स्विमिंग सेल्स इसलिए नजर आते हैं कि जो सेल्स हैं उनके में आपस में कोहेसिवनेस खत्म हो जाती है और आपको सिंगल सेल नजर आते हैं सेप्टल वॉल के साथ एडहेयर हुए हुए. तो एव्यूलर पैटर्न टाइप ना, जैसे एव्यूलर्स का होता है, ये एव्यूलर सेल्स का पैटर्न होता है लंग्स के. ठीक है, तो इसलिए उसको एव्यूलर पैटर्न भी कहा जाता है और एव्यूलर टाइप भी कहा जाता है. इसको स्विमिंग सेल्स हिस्टोपैथोलॉजिकली इसकी टिपिकल पिक्चर होती है. ठीक है, सॉलिड टाइप के अंदर आपको राउंड सेल नजर आते हैं लेकिन इसके अंदर सेप्टा नहीं होते और वापस में आपको जुड़े हुए नजर आते हैं. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो इसमें एव्यूलर ट्रांसलोकेशन होती है ऑन द लेवल ऑफ PAX3 FKHR क्रोमोसोम्स एंड सेकंड इज PAX7 FKHR. ठीक है, और ये एव्यूलर की टाइप की बात मैं आपको बता रही हूँ. एव्यूलर ट्रांसलोकेशन होती है एव्यूलर की जो रेप्टोमायोसार्कोमा है उसमें. और अगर एम्ब्रियोनल रेप्टोमायोसार्कोमा की बात की जाए तो उसमें जो ट्रांसलोकेशन हो रही है वो 11p15 की लेवल पे होती है. ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद जब हमने डायग्नोसिस कर लिया, हाउ यू प्रोसीड दिस केस, जब हमारे पास पेट डायग्नोसिस आ गया, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स भी हैं, सारा कुछ है, तो अब हमने इसकी क्या करनी होती है, हम इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर डायरेक्टली जाएंगे। इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ मल्टी मोडालिटी कीमोथेरेपी है। बिफोर द एडवेंट ऑफ मल्टी मोडालिटी थेरेपी इसकी जो मोर्टेलिटी रेट था दैट इज़ ऑलमोस्ट 90%। ठीक है, सो अब जो है वो बिकॉज ऑफ द मल्टी मोडालिटी, एडवेंट ऑफ मल्टी मोडालिटी एंड न्यू एडजुवेंट थेरेपी, कीमोथेरेपी, इसकी जो है वो मोडालिटी डिक्रीज कर गई है। सो फर्स्ट जो है चीज़ हमने उसको क्या करना है, मल्टी मोडालिटी कीमोथेरेपी पर डालना है अगर पेशेंट जो है इसकी जो इसकी टाइप है दैट इज़ अनरिसेक्टेबल। अदरवाइज पहले सर्जिकल एक्सीजन फॉलोड बाय कीमोथेरेपी आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर आप इसने बेसिकली हमें उसका साइज़ बताया नहीं हुआ, ये भी नहीं बताया हुआ कि इसकी जो है वो एडजस्टेंट स्ट्रक्चर्स में क्या क्या ये है इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसका प्रॉपर एक सॉरी इसको यहाँ से एडिट कर दीजिएगा जहाँ से मैंने कहा ना कि हम वर्कअप कैसे प्रोसीड कैसे करेंगे इसको डायग्नोसिस के बाद। अच्छा, जब हमने इसको डायग्नोसिस कर लिया, हमारे पास पेट डायग्नोसिस आ गया, हाउ विल यू प्रोसीड दिस केस, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे उसकी इमेजिंग या वर्कअप करेंगे टू चेक कि ये कितना एक्सटेंडेड है। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंगली हम उसको फिर ट्रीटमेंट प्लान उसका हमारा अकॉर्डिंगली होगा। तो इसके लिए क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू का है तो हम क्या कराएंगे, MRI कराएंगे। ठीक है, MRI करवाएंगे या फिर आप उसको CT विद कंट्रास्ट भी करा सकते हैं अगर आपने बोन इन्वॉल्वमेंट चेक करनी है। ठीक है, बट इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज MRI। अच्छा, एक्सटेंशन चेक करने के बाद आप इसको क्लासिफाई करेंगे या स्टेज करेंगे सार्कोमा को। जो आपकी रेब्डोमायोसार्कोमा है इसकी बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 इज लोकलाइज, जो कि कम्प्लीटली रिसेक्टेबल है, जो लोकल एरिया लोकलाइज्ड ही है, कोई इतनी इसकी एडजस्टमेंट भी स्ट्रक्चर्स जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नंबर 2 है इसकी रीजनल टाइप है, रीजनल स्टेजिंग है, जिसके अंदर आपकी एडजस्टेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसमें A और B है। एडजस्टेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट के बावजूद कंप्लीटली रिसेक्टेबल है तो वो A है। अगर कंप्लीटली रिसेक्टेबल नहीं है, कोई वाइटल स्ट्रक्चर एडजस्टेंट इन्वॉल्वमेंट है, तो वो फिर आपका B आ जाता है। ठीक है, थर्ड आपकी जो इसकी स्टेजिंग है दैट इज जनरलाइज, जिसके अंदर एडजस्टेंट मेटास्टेसिस विद नॉर्मल बोन मैरो है A स्टेज, और अगर आपकी डिस्टेंट मेटास्टेसिस विद बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन है तो वो स्टेज B है, जो कि कंप्लीटली अनरिसेक्टेबल है। सो जब आपने इसकी स्टेजिंग कर ली, डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर। अगर A स्टेज है तो हम सर्जिकल एक्सीजन करेंगे, उसके बाद हम उसको कीमोथेरेपी देंगे। 2 में भी अगर रिसेक्टेबल है तो हम सर्जरी करेंगे और उसके बाद कीमोथेरेपी देंगे। बट इफ़ इट इज़ अनरिसेक्टेबल तो फिर हम उसको मल्टी मोडालिटी कीमोथेरेपी के ऊपर डायरेक्टली लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और अगर इनएडिक्वेट रिसेक्शन हो गई है या अगेन आप उसको वो उसकी साइज़ को कम करना चाह रहे हैं तो न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी भी आप उसको दे सकते हैं अलॉन्ग विद दी पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी, अगर आपने इनकम्प्लीट रिसेक्शन उसकी हुई है, इनएडिक्वेट रिसेक्शन हुई है ऑफ दी ली। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसकी जो एक चीज़ ज़्यादा पूछते हैं, मैं जैसे मोर्टेलिटी का मैंने आपको बताया है, तो इसमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो एम्ब्रियोनल जो है उसका आपका बोट्रियोइड का जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है वो सबसे बेहतर है, दैट इज़ 90%। स्पेंडल का 85% है, नॉन स्पेसिफाइड का 66% है, और एव्यूलर का आपका 53% आपका सर्वाइवल 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। ठीक है, अच्छा, राउंड सेल ट्यूमर इन द मैक्रोफेशियल रीजन, तो बेटा मैंने आपको राउंड ब्लू सेल ट्यूमर जो है वो पहले भी मैं आपको 2 टोक्स के अंदर बता चुकी हूँ, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पर हम आपको स्पिंडल सेल ट्यूमर्स ऑफ द मैक्रोफेशियल रीजन का ज़्यादा बताती जाती है। और इससे बल्कि मैंने आपको शायद एक स्लाइड शेयर भी शेयर की थी बहुत अच्छी सी, उसके अंदर उसने काफ़ी सारी स्पिंडल लीजन्स जो है हमें दी हुई हैं। बेसिकली जिस तरह राउंड ब्लू सेल ट्यूमर है उसी तरह आपका स्पिंडल सेल ट्यूमर है, जिसके अंदर आपको स्पिंडल सेल नज़र आते हैं और वो भी डिफ्रेंशिएट आप एक दूसरे से हिस्टोपैथोलॉजिकली नहीं हो पाते, एंड फॉर दैट हमको इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग करानी होती है। तो उसकी फॉर एग्जांपल आपको जो है वो आपको आ जाता है न्यूरोफिब्रोमिटोसिस, श्वानोमास, इसी तरह से रेब्डोमायोसार्कोमास। ठीक है, ये आपके आते हैं स्पिंडल सेल लीजन्स में, स्पिंडल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये आपके जो है वो स्पिंडल सेल लीजन्स हैं जिसमें मैलिग्नेंट भी आती हैं और आपकी ट्यूमर्स, बेनाइन ट्यूमर्स भी आते हैं। इसकी मैंने आपको स्लाइड शेयर भी शेयर की भी, और उसके साथ अलॉन्ग विद दैट इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स भी डिफरेंट ट्यूमर्स के आपको शेयर किया मैं। ठीक है, आई अगेन शेयर दैट। राउंड ब्लू सेल ट्यूमर मैं आपको 2 बार करा चुकी हूँ, वो आप उसमें से भी देख सकते हो। ओके, स्टेशन 6 पे हमारे पास है कि 72-year female presented to you with history of severe headache, visual disturbances, fever and weight loss. What are the DTs? How will you confirm your diagnosis? How will you take biopsy of the temporal artery, and what are the treatment
ऑप्शंस। सो नंबर 1 डीडीज के अंदर जो है बेटा वो हेडेक की आपके पास दो तरह के हेडेक्स होते हैं, प्राइमरी हेडेक्स होते हैं और सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। प्राइमरी हेडेक में आपके पास आता है मिग्रेन, फिर उसके अलावा टेंशन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक और प्रोक्सिमल हेमिक्रेनिया। ठीक है, ये आपके प्राइमरी हेडेक्स हैं। और सेकेंडरी हेडेक्स जो हैं वो आपके प्राइमरी हेडेक वो होते हैं बेटा जो कि जिसकी कोई और कॉज नहीं होती, लेकिन आपकी सिर्फ जो वेस्कुलर फॉर एग्जांपल है या सिर्फ आपके हेड एरिया से रिलेटेड ही आपकी कोई ना कोई कॉज होती है। सेकेंडरी हेडेक जो है वो होती है जो कि इन क्लोज रिलेशन, टेम्पोरल रिलेशन टू अनदर डिसऑर्डर आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल टेम्पोरल आर्टराइटिस या पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक है। टेम्पोरल आर्टराइटिस में जैसे आपकी इन्फेक्शन ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी होती है उसकी वजह से हो जाता है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक जो है वो भी ट्रॉमा के बाद जो है वो हेड इंजरी या पोस्ट कंकशन कोई ट्रॉमा हुआ था तो पोस्ट कंकशन ट्रॉमा की वजह से जो है वो हेडेक को उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक कहते हैं। सो ये आपकी सेकेंडरी हेडेक्स हैं। लेकिन अगर कोई प्राइमरी कॉज जो है वो आपकी सिर्फ हेडेक हेड ब्रेन से ही रिलेटेड हो, जैसे वेस्कुलर आपको मिग्रेन के अंदर जो है वो कहते हैं कि वेस्कुलर इसकी जो है वो डिसऑर्डर होता है, न्यूरोवेस्कुलर डिसऑर्डर है ऑफ ब्रेन। ठीक है, इसी तरह से जो आपकी टेंशन टाइप हेडेक है ये भी जो है वो रिलेटेड टू योर सिर्फ क्या कहना चाहिए आपके ब्रेन रिलेटेड ही ये है, उसका कोई मतलब और कोई कॉज नहीं है, बल्कि डिनोवो इसकी ये खुद ही एक अपनी प्राइमरी डिजीज़ है, तो उसको हम प्राइमरी हेडेक कहते हैं। और अगर किसी विद इन क्लोज प्रॉक्सिमेशन टू कोई और कॉज हो तो उसको हम सेकेंडरी, उसकी वजह से सर का दर्द हो तो उसको हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। सो प्राइमरी हेडेक के इसकी डीडीज़ में आ गई, सेकेंडरी हेडेक आ गई। हाउ विल यू कंफर्म योर डायग्नोसिस? तो उसके लिए बेटा जी आप हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री के अंदर जो है वही आपको मिलेगा कि आपको पेशेंट बताएगा कि स्वेयर हेडेक होता है। ठीक है, आपका इसमें टेम्पोरल एरिया के अंदर अलॉन्ग विद दैट आपको जो है वो टेम्पोरल आर्टरी को जब आप एग्जामिन करेंगे तो उसको वो टेम्पोरल आर्टरी जो है आपको स्वेल भी नजर आएगी इन द टेम्पोरल एरिया, और वहाँ पर पल्स भी आपको जो है वो टेम्पोरल टेंडरनेस और टेम्पोरल पल्स मिलेगी अलॉन्ग विद द प्रोमिनेंट टेम्पोरल आर्टरी। उसके अलावा डिक्रीज टेम्पोरल पल्स, मैंने बताया डिक्रीज टेम्पोरल पल्स हो जाएगी, और इस्केमिक फंडस आपको नजर आएगी इन दी टेम्पोरल एरिया। अच्छा, और कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं इन दी टेम्पोरल एरिया, टेम्पोरल आर्टरी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अलॉन्ग विद दैट जैसा मैंने आपको ऊपर भी सेफ जोन बताया तो वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी कि वो हमारा जो टेम्पोरल आर्टरी की जो क्या कहना चाहिए है सेफ जोन जो है हमारी टेम्पोरल आर्टरी की, वो आपकी बेसिकली क्या है कि आपकी जो ट्रैगस है उससे 11 से 25 मिलीमीटर तक का जो आगे का एरिया है दैट इज़ योर सेफ जोन, और उससे 25 से लेकर 60 मिलीमीटर तक का जो फासला है दैट इज़ योर डेंजर जोन। उसके अंदर आपकी टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व होती है। ठीक है, इसी तरह से जो हेयर लाइन है उससे लेके 40 मिलीमीटर तक का आगे का जो एरिया है दैट इज़ योर सेफ जोन। 40 से लेके 45 मिलीमीटर जो आपकी आगे इसकी आईब्रो तक या कैंथर तक एरिया आता है, ठीक है, उससे अबव पैरेलल वो आपका डेंजर जोन है, उसके अंदर आपकी टेम्पोरल फेशियल नर्व जा रही है। सो आपने ट्रैगस से 2 सेंटीमीटर अबव तक इस एरिया के अंदर अंदर आप जो है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी को टेम्पोरल आर्टरी को आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, स्किन को इंसाइज करते हैं। टेम्पोरल आर्टरी की कम से कम आपने 1.5 से लेके 3 सेंटीमीटर तक का आपने बायोप्सी लेनी होती है, टेम्पोरल आर्टरी लेनी होती है, यूनिलैटरल टेम्पोरल आर्टरी लेनी होती है 1.5 से 3 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और इसकी बायोप्सी की 85 से 90% सेंसिटिविटी है टू डिटेक्ट टेम्पोरल आर्टरी टेम्पोरल आर्टराइटिस। ठीक है, अच्छा, अगर अब आपका डायग्नोसिस हो गया कि दैट इज़ अ टेम्पोरल आर्टराइटिस, अब आपने ट्रीटमेंट क्या करना, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एज सून एज पॉसिबल बिफोर डायग्नोसिस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है जो ये लास्ट हमने लिखा है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, तो इसके अंदर बिकॉज ऑफ द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी ऑक्लूजन जो है वो क्या होती है कि परमानेंट ब्लाइंडनेस पेशेंट की जो है वो बड़ी कॉमन है। ठीक है, और बड़ी जल्दी हो जाती है। और बायोप्सी के अंदर जो है बेसिकली आपको वो जाइंट सेल्स, इसको जाइंट सेल आर्टराइटिस भी कहा जाता है ना, तो इसके अंदर आपको बेसिकली जाइंट सेल्स नजर आएंगे, तो दैट वुड कंफर्म योर डायग्नोसिस कि ये टेम्पोरल आर्टराइटिस है। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री के अंदर जो है वो आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस, फीवर, वेट लॉस अलॉन्ग विद दी डिक्रीज्ड इंक्रीज स्वेयर टाइप ऑफ पेन इन द टेम्पोरल एरिया, और जॉ क्लॉडिकेशन। जॉ क्लॉडिकेशन होता है कि आप जब उसको जॉ को यूज़ करें तो आफ्टर चूइंग उसको पेशेंट को पेन हो नॉर्मल मूवमेंट के ऊपर भी।
ठीक है। तो जॉ क्लॉडिकेशन मिलती है इसके अंदर। और जब आप फिर उसके एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि टेम्पोरल आर्टरी प्रोमिनेंट नजर आएगी विद टेम्पोरल टेंडरनेस, डिक्रीज टेम्पोरल पल्स एंड इस्केमिक फंडस, ठीक है। और बायोप्सी में जो है वो आपको जाइंट सेल्स, ग्रैनुलोमेटस ओक्लूजन नजर आएगी ऑफ्थाल्मिक आर्टरी अलोंग द जाइंट सेल्स। तो ये आपकी कंफर्म करेगी डायग्नोसिस को, ठीक है जी। सो दिस इज आवर स्टेशन नंबर 8. Describe the procedure. How will you perform it? What are the types of facelift? What are the complications after surgery? What is Y-lift procedure? Describe methods for non-surgical facial lift. ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ अ फेस लिफ्ट जो है इसकी ये हमने मार्किंग्स की हुई है, ठीक है। इसके अंदर जो ये आपको नज़र आ रही है नेजोलेबियल एरिया के अंदर, दैट इज़ मेजोलेबियल मेलोलेबियल क्रीज भी से कहा जाता है। ये वो क्रीज होती है जहाँ पर स्मैश जो है वो आकर इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सर्वाइकोमेंटल डेफिनेशन इसमें देखते हैं, ठीक है, जो कि आपकी क्या होती है, एंगल फॉर्म बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सबमेंटल रीजन एंड वर्टिकल प्लेन ऑफ द नेक, जो कि तकरीबन 90 डिग्री होता है। फिर इसके अलावा मैक ग्रेगोर पैच, ठीक है, जिसे हम ज़ैगमैटिक लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा आपने जो है वो ये डिफरेंट आपकी जो है ना स्मैश की इंसर्शन की डिफरेंट लाइंस हैं जो कि इसमें हमने पेशेंट की आप जो है वो बताई गई है, ठीक है। अच्छा, फेस लिफ्ट की टेक्निक्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसमें एक में स्किन ओनली है, फिर स्किन विद स्मैश मैनिपुलेशन है, फिर बाय प्लेन है, फिर डीप प्लेन है, कॉम्पोजिट है, मिनी फेस लिफ्ट है और सब पेरियोस्टल फेस लिफ्ट है। स्किन ओनली के अंदर जो है बेसिकली आप क्या करते हैं कि रीड्रैपिंग ऑफ अ लाइपोक्यूटेनियस फ्लैप, स्किन एंड 5 मिलीमीटर सबक्यूटेनियस फैट इसके अंदर सिर्फ आप लेते हैं, यानी सिर्फ स्किन और 5 मिलीमीटर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप उसको रीट्रैप करते हैं, ठीक है। लाइपोक्यूटेनियस फ्लैप रीट्रैपिंग होती है उसकी, ठीक है। बट ये ज़्यादातर परफॉर्म नहीं किया जाता बिकॉज ये एक तो इसके शॉर्ट लिव रिजल्ट्स हैं और ये अनस्थेटिक सी अपीयरेंस आपको, विंड ब्लोन अपीयरेंस आपको ये बाद में दे देता है, ठीक है। सेकेंड, स्किन विद स्मैश मैनिपुलेशन, ठीक है। ये डेवलपमेंट ऑफ लाइपोक्यूटेनियस फ्लैप विद मैनिपुलेशन ऑफ द अंडरलाइंग स्मैश, ये इसकी आप इसमें करते हैं। बाय प्लेन के अंदर जो है वो दो फ्लैप्स आप लाइपोक्यूटेनियस और स्मैश दो फ्लैप्स आप रेज करते हैं और उन दोनों को टेंशन के अंदर यानी खींच के स्ट्रेच करके आप उसको सूचर कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मोर नेचुरल अपीयरेंस नजर आती है आपको, ठीक है, और मोर टेक्निकली सेंसिटिव है एज कम, क्योंकि आपको स्मैश एप्लीकेशन जो है वो आपने इसके अंदर करनी होती है। थर्ड आपकी डीप प्लेन फेस लिफ्ट है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक थिक फ्लैप ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस फैट और स्मैश प्लस प्लेटिज्मा उठाते हैं और ये जो है ये आपको ज़ैगमैटिक मसल से लेकर जो है मीडियली ज़ैगमैटिकस मसल तक ये आपका एक्सटेंडेड होता है और ये आपका टेक्निकली सेंसिटिव है थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग और ऑपरेटिव टाइम है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा इन्हांस्ड मिड फेशियल इंप्रूवमेंट नज़र आती है। फोर्थ जो है वो आपका कॉम्पोजिट है जो कि तकरीबन डीप प्लेन जैसा ही होता है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई भी आप इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑर्बिटल पेरी ऑर्बिटल जो एजिंग के इफेक्ट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। फिर आपका आ जाता है मिनी फेसलिफ्ट जिसके अंदर आप जो है वो मिनिमल इंसियन देते हैं, ठीक है, और इसके अंदर छोटी छोटी इंसियंस आप दे के और पोस्ट ऑरिकुलर एक्सटेंशन जो है उसको आप एक्सक्लूड कर देते हैं और छोटी छोटी इंसियंस देके वहीं से ही आप जो है वो उसको लिफ्ट कर लेते हैं स्मैश लेयर को, ठीक है। सब पेरियोस्टियल है, मिनी फेस लिफ्ट हम ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करते स्टैटिक के अंदर, तो हमारा ये इतना इसके अंदर ये इसका डिटेल आपसे पूछी भी नहीं जाएगी, इसको सिर्फ आपको नाम ही याद हो या छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन याद हो तो दैट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। ये आपको मैं बता रही हूँ ये लेस्किन के अंदर से, ठीक है, मैंने स्टैटिक सर्जरी लेस्किन में से ही की थी एंड इसके अंदर बहुत अच्छी मोर देन एनफ आपको दी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट आपकी जो है वो आती है सब पेरियोस्टियल, ठीक है, और ये इसके अंदर आप क्या करते हैं कि बेसिकली अपर थर्ड वाया एंडोस्कोपिक वर्सेस ओपन अप्रोच आप इसको यूज़ करते हैं टॉटिक सॉफ्ट टिश्यूज़ को करेक्शन के लिए, अपर फेशियल या 2/3 ऑफ अपर फेशियल जो आपका एरिया है उसको करेक्शन के लिए आप ये टेक्निक सब पेरियोस्टियल फेस लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मिड फेस एक्सेस करते हैं आप प्रोवाइडेड बाय इंट्राओरल वर्सेस सबसिलरी इंसियर, ठीक। तो इसके अंदर आपको बेसिकली जो है वो सेपरेट ट्रांस ओरल, ट्रांस टेम्पोरल एंड ट्रांस ऑर्बिटल इंसियन रिक्वायर्ड होती हैं ताकि आप सब सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेशियल मसल्स कर सकें। एक्सीलेंट मिड फेस इसके अंदर करेक्शन नज़र आती है और अंडरमाइन टिश्यूज जो हैं उनकी भी ब्लड सप्लाई वो मेंटेन रहती है, ठीक है। सो ये आपके डिफरेंट टेक्निक्स हैं फेस लिफ्ट की। कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है ब्लीडिंग, हेमाटोमा,
5% इंसिडेंस है इसका, स्किन स्लफ एंड नेक्रोसिस 1 to 3%, नर्व इंजरी, ईयर लोब डिफॉर्मिटी, हेयर लाइन चेंजेस, पेरोटिड इंजरी एंड लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी। ठीक है, सो ये आपकी बेसिकली स्मैश को जब भी आप करेंगे तो फ्रेज सिंड्रोम होने का भी आपका चांसेस होते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द वाई लिफ्ट प्रोसीजर? वाई लिफ्ट प्रोसीजर इज बेसिकली अ नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट प्रोसीजर है। ठीक है, इसकी वाई लिफ्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो वाई शेप है वो बेसिकली आपकी क्या कहते हैं यूज़ किया जाता है उसको चीक बोन्स, जॉ लाइन्स और अंडर आई एरियाज़ को वाई सी एक शेप बनती है, उस वाई शेप के अंदर इसको हम लिफ्ट करते हैं आपकी ये जो है आपकी फेस को। ठीक है, सो उसको इसलिए हम जो है वो वाई लिफ्ट फेस लिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली चिन, चीक बोन्स मैंने बताया डायगनली और कॉर्नर ऑफ आईज वाई इसका जो बनता है ना, इसके जो है हम उसको उसके अंदर जो है वो जॉ लाइंस को वो करते हैं। ठीक है, डर्मल फिलर्स के थ्रू हाइलोयूरानिक एसिड, इसको थोड़ा सा एडिट कर दीजिएगा। वाई शेप जो है बेसिकली ये है कि मैंने आपको बताया कि वाई जो है वो आपकी जॉ लाइंस और आपकी चीक बोन्स और अलॉन्ग विद दी आपकी आई एरिया। ठीक है, डायगनली नियर द कॉर्नर्स ऑफ द आई वाई एरिया आपका बनता है, वाई शेप बनती है। और ये बेसिकली इसमें डर्मल फिलर्स या हाइलोयूरानिक एसिड जो है इसको इंजेक्ट करते हैं टू ऐड वॉल्यूम और लिफ्ट कर देते हैं स्पेसिफिक एरियाज को वाई शेप में, तो इसलिए उसको वाई लिफ्ट प्रोसीजर कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो है वो एक नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट प्रोसीजर है। ठीक है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट, तो इसके अंदर बच्चे जो आते हैं आपके पास वो नंबर 1 है डर्मल फिलर्स। ठीक है, जो कि वॉल्यूम को ऐड करते हैं संकन एरियाज के, चीक्स के, अराउंड द माउथ, उसके अंदर से आपको यूथफुल अपीयरेंस आ जाती है, जिस तरह मैंने वाई लिफ्ट का आपको बताया। सेकंड बोटॉक्स इंजेक्शंस हैं जो कि टेंस मसल्स वगैरह जो हैं, रिंकल्स वगैरह जैसे क्रोज फीट होता है आइज के इर्द गिर्द या फोरहेड के ऊपर आपके ग्लैबुलर एरिया में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर लेज़र स्किन रीसर्फेसिंग है जो कि आपके फोकस्ड एरियाज़ को लाइट बीम के थ्रू जो है हम आउटर लेयर ऑफ डैमेज स्किन को रिमूव कर देते हैं और फ्रेश स्किन अंडरनीथ से निकल आती है। ये भी आपको उसमें अगेन लास्ट स्किन में बहुत अच्छा दिया हुआ है। देन केमिकल पील्स हैं, उसके अंदर भी आपको मैंने पिछली बार बताया था केमिकल पील्स आप डिफरेंट एसिड यूज़ करते हैं और वो डिफरेंट डेप्थ तक जाती है और केमिकल पीलिंग करती है। देन अल्ट्रासाउंड स्किन टाइटनिंग है, वो अल्ट्रासाउंड थेरेपी के थ्रू जो है वो आप डीप लेयर्स ऑफ स्किन को जो है उसकी कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं जो कि स्किन को टाइट करती है। फिर थ्रेड लिफ्ट्स हैं जिसमें आप डिजॉल्वेबल थ्रेड्स अंडर द स्किन इंसर्ट करते हैं और लिफ्टिंग इफेक्ट आप उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर माइक्रो नीडलिंग है जिसके अंदर आप टाइनी नीडल्स को माइक्रो इंजरीज करते हैं जो कि कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है और स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइक्रो डर्मा अब्रेजन है जो कि क्या करता है, जेंटली सैंड जो है उसकी जेंटली सैंड करता है स्किन को और अपर लेयर जो टॉप लेयर ऑफ स्किन है उसको स्मूथ और यंगर लुकिंग स्किन आपकी हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली इसकी डिफरेंट methods of non-surgical आप कह लो static surgery या facelift है। अच्छा, area boy presented to you with the cheek converted swelling over the left of the side of the face. For the past 6 years, the swelling led to gross facial asymmetry. It was progressive in nature. The skin over the swelling was sagging. Paresthesia was noted with respect to the left infraorbital nerve. The consistency of the swelling was soft and no fixity of the swelling was noted. With the underlying tissue intraorally, the swelling extended to the hard palate, causing expansion of the palate along with the muscles noted over the left attached gingiva and the left cheek. Multiple cafe au lait spots were noted over the trunk and the back along with the axillary freckling. What is your disease? How will you confirm your diagnosis? What are the type of neurofibromatosis and how will you manage this case? So cafe au lait spots, ठीक है, these are basically cafe au lait spots along with the freckling of जो आपकी है armpits की, ये आपके along with the जिस तरह न्यूरोफिब्रोमेटोसिस की न्यूरोफिब्रोमा की इसने क्लिनिकल पिक्चर दी है, तो दिस इज बेसिकली हमारा जो डायग्नोसिस बनेगा दैट इज न्यूरोफिब्रोमेटोसिस। ठीक है, न्यूरोफिब्रोमा बेसिकली। ठीक है, और अगर ये मल्टीपल होंगे तो हम उसको कहते हैं न्यूरोफिब्रोमेटोसिस। ठीक है, अच्छा, न्यूरोफिब्रोमेटोसिस आपका एक न्यूरोजेनिक ट्यूमर है। ठीक है, और इसको हम बॉन रेकलिंग
डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी डिजीज़ में आप श्वानोमा लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप प्योर जैगर सिंड्रोम लिख सकते हैं, क्योंकि कैफेओलो स्पॉट्स उसमें होता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इसने अगेन काफ़ी ज़्यादा उसकी क्लिनिकल पिक्चर दे दी है, तो आपका फर्स्ट जो डायग्नोसिस होगा दैट वुड बी न्यूरोफिब्रोमा। न्यूरोफिब्रोमा जो है वो डिफरेंट फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं, सॉरी डिफरेंट सेल जो होते हैं वो इसके अंदर क्या कहते हैं, मल्टीपल सेल जो होते हैं उनकी उनसे बना हुआ होता है, मिक्सचर ऑफ सेल से बना होता है बेसिकली, जिसके अंदर क्या कौन कौन से सेल्स आते हैं आपके, जिसको मैंने याद किया हुआ था, लाइक फादर मोस्टली सन, L इज़ फॉर lymphocytes, F इज़ फॉर फिब्रोब्लास्ट, M इज़ फॉर मास्ट सेल्स एंड S इज़ फॉर श्वान सेल्स, ठीक है, लाइक फादर मोस्टली सन, ठीक है, LFMS। और उसके अलावा एंडोथेलियल सेल्स भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ सेल्स होता है जिसकी का ट्यूमर है, जिसको हम न्यूरोफिब्रोमास कहते हैं, ठीक है। इन्फिल्ट्रेटिव होता है, कंप्लीटली एक्साइज आपने इसको करना होता है, लेकिन इसकी कंप्लीटली एक्सीजन जो है वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि एसोसिएटेड नर्व हमेशा इसके अंदर मोस्टली इन्वॉल्व होती है। श्वानोमा के अंदर जो है दैट इज़ एन अदर न्यूरोजेनिक ट्यूमर, इसके अंदर जो है वो आपकी नर्व के साथ ये अटैच्ड होता है, लेकिन नर्व उसने स्पेयर की होती है। लेकिन न्यूरोफिब्रोमा में नर्व जो है वो आपकी इन्वॉल्व होती है। सॉलिटरी ट्यूमर्स आर मोस्ट कॉमन इन द यंग एडल्ट्स, ओरल कैविटी इन्वॉल्व इन 25% ऑफ द पेशेंट्स, और अगर मल्टीपल होंगे तो उनको हम न्यूरोफिब्रोमेटोसिस कहेंगे। स्किन लीजन्स आर मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशंस विद सॉफ्ट पेनलेस लीजन, जिस तरह इसमें बताई हुई है, ऑफ वेरियस साइजेस फ्रॉम स्मॉल नोड्यूल टू लार्जर मैसेस, और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेल है और विद वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। दो तरह की इसकी टाइप्स हैं, टाइप 1 जिसे हम रेकल-लॉन्सन डिजीज़ ऑफ स्किन भी कहते हैं, और नंबर 2 जो है वो उसको हम उसके डिफरेंट, ये दोनों जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपका वर्ड बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जो ये टाइप्स आपको पूछी हुई है न्यूरोफिब्रोमेटोसिस की, 2 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 के अंदर जो है वो 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग अगर हो तो उसको हम कहते हैं कि ये NF टाइप 1 है, जिसके अंदर 6 और मोर कैफेओलो स्पॉट्स हों, ठीक है। उसके अलावा 1 प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफिब्रोमा और 2 और मोर न्यूरोफिब्रोमास ऑफ एनी टाइप हो। नंबर 3 2 और मोर पिगमेंटेड आयरस हेमेटोमोस हो, जिनको हम लिश नोड्यूल्स भी कहते हैं। एक्सिलरी और इंग्वाइनल रीजन फ्रैकलिंग हो, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा हो, या डिस्टिंक्टिव ऑसियस लीजन दैट इज डिस्प्लेसिया ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड और सूडो आर्थरोसिस हो, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद न्यूरोफिब्रोमेटोसिस टाइप 1 हो, फॉर एग्जांपल मदर फादर सिस्टर ब्रदर। तो इनके अंदर से कोई 2 या उससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया हो तो हम उसे कहेंगे कि ये NF1 है। NF2 के लिए जो है वो आपके पास 1 या मोर ऑफ द फॉलोइंग हो तो हम उसको NF2 कंसिडर करते हैं, दैट इज या तो बायलैटरल क्रेनियल नर्व 8 मैसेस हों वेस्टिबुलोकॉक्लियर का, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद NF2 एंड आइदर ऑफ दिस और सिंगल cranial nerve 8 mass or any of the following findings, for example number 1 schwannoma, then neurofibroma, then meningioma, glioma, या juvenile posterior scapular lens opacity। इनमें से कोई भी एक या 2 क्राइटेरिया हो तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि ये NF टाइप 2 है, ठीक है। अच्छा, श्वानोमेटोसिस जो है कुछ बुक्स में कहते हैं कि इट इज़ अ थर्ड एंड रेयर टाइप ऑफ न्यूरोफिब्रोमेटोसिस, जिसके अंदर आपको मल्टीपल न्यूरोफिब्रोमास मिलते हैं अलॉन्ग विद द मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजियास, ठीक है, जिसे मेन टाइप 3 भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपके लास्किन के अंदर बड़ा अच्छा इसका दिया हुआ है क्राइटेरिया, ठीक है। न्यूरोफिब्रोमा जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया कि स्पिंडल सेल कार्सिनोमा, तो ये भी एक स्पिंडल सेल लीजन है, इसमें भी स्पिंडल सेल शेप्स आपको मिलते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द वेवी न्यूक्लियाई, और मास्ट सेल्स इन दीज लीजन्स इज यूनिक एंड एड्स इन द डायग्नोसिस। श्वानोमा की तरह न्यूरोफिब्रोमास भी जो है इम्यूनोहिस्टोकेमिकल S100 प्रोटीन्स, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिंडल सेल ट्यूमर जो होते हैं वो हिस्टोपैथोलॉजिकली अनआइडेंटिफाइबल होते हैं, उनके लिए आपको IHC कराना पड़ता है, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग करानी पड़ती है, तो S100 प्रोटीन पॉजिटिव होते हैं। और ट्रीट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, तो इसके अंदर आपने जब आपके टिश्यू डायग्नोसिस आ गया फॉलोड बाय एक्सक्लूजन ऑफ लोकलाइज्ड सॉलिटरी लीजन्स, तो फिर आप क्या करना है, अगर तो मल्टीपल लीजन्स हैं और उनको आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो फिर आप उसको जो है वो सर्जरी की तरफ नहीं जाते, इनफैक्ट आप उसको जो है वो कीमोथेरेपी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। और अगर सिम्टोमेटिक लीजन्स हैं, लार्ज हैं, मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल 5 to 15% ऑफ न्यूरोफिब्रोमास एसोसिएटेड होता है, तो उसके अंदर फिर आप उनके ऑन्कोलॉजिकल प्रोटोकॉल जो है उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो है जैसे लास्किन में भी दिया हुआ है कि अच्छा, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि
ट्रीटमेंट जो है इसका ये बेसिकली ये है कि जो भी आपके फॉर एग्जांपल अगर इंट्राओरल है और एक्साइजेबल है एलियन तो उसकी हम एक्सीजन कर देते हैं, ठीक है। और अगर उसके अलावा जो है न्यूरोफिब्रोमेटोसिस टाइप 1 के अंदर जो है वो आप जीन ऑल्ट्रेशन क्रोमोसोम 17 आपको नज़र आती है, ठीक है, जिसे हम न्यूरोफिब्रोमिन 1 जीन भी कहते हैं, कैफे स्पॉट्स मैंने आपको बताया है, ठीक है, जिसे स्मूथ कोस्टा ऑफ कैलिफोर्निया बॉर्डर भी कहा जाता है, निशनोड्यूज ऑप्टिक पाथवेज वगैरह, इसके लिए आप पेशेंट को रेफर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोप्लेजिया मेन टाइप 3 जिसको मैं आपको बता रही थी, उसके अंदर आपकी दो टाइप्स आती हैं। टाइप 1 के अंदर वर्मर सिंड्रोम है, टाइप 2 सिपल सिंड्रोम, टाइप 2 भी ऑटोसोमल डोमिनेंट RET जीन्स म्यूटेशन इसके अंदर होती है, ठीक है। और इनकी जो बेसिकली ट्रीटमेंट है वो भी वाइड लोकल एक्सीजन है, जो हमारा हेड एंड नेक एरिया से रिलेटेड न्यूरोफिब्रोमा है उसकी। उसके अलावा जो भी बाकी सिस्टम्स इन्वॉल्व है उसके लिए हम उसको रेफ़र करेंगे, और ये लास्ट में इसकी डिटेल दी हुई है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। ओके, a 27-year-old female presented to you with jaw deformity. She has gummy smile. You planned Bimax surgery. How will you proceed this case? What is McNamara analysis? What is chin hold weight ratio? And what are the types of bad splits? अच्छा, तो बेटा इसके अंदर नंबर 1 तो ये कि जो आपकी वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस है उससे रिलेटेड डिटेल मैं आपको पहले भी 2 टॉक्स के अंदर बता चुकी हूँ, ये अगेन रिपीट हो गया प्रोबेबली आपका टॉक्स, जिसके अंदर जो है बायोमैक्स सर्जरी अगर आपने प्लान करनी है तो सबसे पहले अगेन आप हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो आपने पॉइंट्स देखने हैं, उसकी सिमेट्री देखनी है, गमी स्माइल आपने चेक करनी है कि कितनी है उसकी स्माइल पे, या आपकी उसकी स्टैटिक जो है उसके ऊपर आपकी 2 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर है तो कितनी गमी स्माइल जो है वो आपकी कितनी है, कितनी डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है। और उसी से आप उसको कोरिलेट करेंगे कि आपने कितनी मैक्सिलरी जो है वो इम्पैक्शन करनी है। इसके अंदर आपको पता है वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस में हमेशा हम जो अपर आपकी मैक्सिलरी इम्पैक्शन है वो हमेशा होती है, उसके साथ अगर लोअर आपने करनी हो BSS हो तो वो डिपेंड करता है आपकी STO के ऊपर, या फिर आपकी जो आपके क्या कहते हैं कास्टल एल्स वगैरह होते हैं वो करवा कर फिर आप उसको ये या आपकी अगर आजकल जो है वो आपकी कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरीज वगैरह है जिसके थ्रू आप ये असेस करते हैं कि इसको हमें आफ्टर मैक्सिलरी इम्पैक्शन ऑटो रोटेशन ऑफ द मैंडिबल की वजह से BSS करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। और वो आपको मैं डिटेल VME का नोट्स भी दे चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मैकनमारा एनालिसिस? मैकनमारा एनालिसिस बेसिकली डॉक्टर जेम्स मैकनमारा ने 1984 में हमें एक मैकनमारा एनालिसिस बताया था, जो कि कॉम्बिनेशन है रिकेट्स का और वॉलफर्ड, बेसिकली वॉलहर्ड है या हॉलवर्ड है, ऐसी है, मैं आपको शेयर कर दूँगी। इस तरह मुझे इस ज़बानी ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। इन दोनों की कॉम्बिनेशन है, और बेसिकली ये आपको बताता क्या है, ये आपके जॉज का रिलेशन विद द टीथ आपको बताता है, ये जॉज की अपनी एंट्रोपोस्टीरियर डिस्क्रिपेंसी भी आपको बताता है, ठीक है। सो उसको हम मैकनमारा एनालिसिस कहते हैं। इसी तरह से रिकेट्स जिस तरह है या विट्स है, सेम उसी तरह से आपका एनालिसिस है, ठीक है। होल्ड वे रेशियो जो है बेसिकली ये आपकी इंसाइजल H से लेके NB एब्सोल्यूट जो आपकी लाइन होती है NB जो मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन है B और N नेजियन, इन दोनों के बीच की एक लाइन होती है, उससे इंसाइजल एज लोअर मैंडिबुलर इंसाइजल एज का जो डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू NB लाइन से लेके जो पोगोनियन दैट इज चिन प्रोजेक्शन, जो आपकी मोस्ट प्रोमिनेंट चिन एरिया है पॉइंट है पोगोनियन, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप कहते हैं होल्ड वे रेशियो। ये 1:1 होना चाहिए, यानी बिल्कुल एक इक्वल होना चाहिए। अगर इसकी डिस्क्रिपेंसी 2 मिलीमीटर तक हो तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, 3 मिलीमीटर हो तो लेस डिजायरेबल, 4 मिलीमीटर हो तो इसका मतलब आपको सर्जिकली उसको करेक्शन करनी है। और सर्जिकली करेक्शन दैट इज दिस होल्ड अवे रेशियो इज बेसिकली यूजफुल इन प्लानिंग जीनियोप्लास्टी, ठीक है। तो आपको इससे बेसिकली पता चलता है कि रिलेटिव प्रोमिनेंस ऑफ आपकी जो मैंडिबुलर इंसाइजर है एज कम्पेयर टू द बोनी चिन वो कितनी है, और आपको इसके अंदर जीनियोप्लास्टी की जरूरत है या नहीं है। व्हाट आर द बैड टाइप्स ऑफ बैड स्प्लिट्स? तो ये भी मैं आपको जो है बच्चे ये शेयर कर चुकी हूँ अपनी उसके अंदर, ये मैं आपको बता देती हूँ। बैड स्प्लिट्स जो हैं उनकी टाइप्स, जस्ट अ मिनट, ओके। सो टाइप्स ऑफ बैड स्प्लिट्स जो हैं दैट इज 4 टाइप्स। नंबर 1 इज बकल कॉर्टिकल प्लेट फ्रैक्चर, सेकंड इज लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट फ्रैक्चर, थर्ड इज कोरोनॉइड फ्रैक्चर एंड फोर्थ इज कंडालर नेक, ठीक है। अगर आपका स्मॉल फ्रैक्चर हो तो बेसिकली आपने इसमें कुछ भी नहीं करना होता, उसको उसी तरह छोड़ देना होता है। अगर लार्ज है तो उसको आपने प्लेटिंग से फिक्स करना है और फिर अपना प्रोसीजर जो भी ऑर्थोग्नाटिक कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना है। कंडालर नेक के अंदर भी अगर यानी हो गया तो उसको इसी तरह से जैसे कंडालर फ्रैक्चर को हम करते हैं कि आपने ओपन रिडक्शन टेलिफिकेशन करके और उसके बाद आपने उसकी ऑर्थोग्नाटिक सर्जरी कंप्लीट करनी होती है। और इसकी जो प्रिवेंशन है बेसिकली वो आपने जो है वो
हाँ जी, इसकी जो प्रिवेंशन है बेसिकली वो आपने देखनी होती है कि नंबर 1 जो आपके सेगमेंट्स है उसको प्रॉपरली ऑस्टिमाइज्ड करने के बाद आपने उसकी मोबिलिटी करनी होती है। जिस तरह जो आपकी जो लिंगुअल प्लेट है, सॉरी जो हाँ आपकी जो लिंगुअल कट है आपका BSSO का, ठीक है, अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया हुआ और आप उसको जो है वो ऑस्टियोटोम डाल के उसको ज़्यादा हिलाने की कोशिश करेंगे तो फिर लिंगुअल बैट स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली डेल पॉन्ट की जो आपकी मॉडिफिकेशन है उसको हम यूज़ करते हैं, हंसक यानी जो उसकी क्या कहना चाहिए लिंगुअल उसने कट जो है वो मोर टुवर्ड द ले गया आपके क्या कहते हैं मीडिया ले गया, ठीक है, उसकी हम मॉडिफिकेशन मतलब करते हैं। डेल पॉन्ड में जो आपका बकल कट है वो ज़्यादा उसकी तरफ आ गया है, मोलर्स की तरफ आ गया है, उसको हम फॉलो करते हैं ताकि बकल कॉर्टिकल प्लेट की बैट स्प्लिट ना हो। और वॉल्टफोर्ड मॉडिफिकेशन जो थ्रू एंड थ्रू कट इन्फीरियर बॉर्डर के ऊपर BSSO में दिया जाता है वो करते हैं ताकि यही अगेन आपका बकल या लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट की बैट स्प्लिट ना हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आर टुडेज टॉक्स, ठीक है। और इसमें कोई बात अगर आपको ना समझ आए तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, और इंशाल्लाह ताला हम इसकी सब की PDF भी आपको प्रोवाइड करेंगे विद इन फ्यू डेज। थैंक यू।